काल के अंतर्गत, ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को कि पश्चिमी देशों में जन्म के समय और शैशवावस्था के समय ही बच्चों को मार दिया जाता था। यह एक पॉइंट मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ। और उसके बाद मैंने आप लोगों से ये भी कहा कि उस समय इसको कहा गया था, जो असामान्य मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति होंगे उन्हें बोला गया था पिचास अधिपत्य। तो याद रखना एक और पॉइंट यहाँ से कि पिचास अधिपत्य भी बोला गया उनको। और इनको ठीक करने का जो तरीका था, प्रार्थना करना, जादू टोना और शोरगुल, झाड़ फूक, खोपड़ी में छेद करके उनको ठीक किया जाता था। ये पिचास अधिपत्य की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, पाषाण युग की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो आप ऐसे समझेंगे वहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे कंडीशन बदलती गई और फिर अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिली। तो भारत के विकलांग, जो भारत में जो दिव्यांग लोग थे, उनको उपचार को लेकर अथर्ववेद से ये जानकारी हमें मिली है कि गर्म और ठंडे जल का प्रयोग करके, जड़ी बूटियों का प्रयोग करके हम दिव्यांग बच्चों को ठीक करते थे। ये आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों से। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में, ठीक है। तो एक बात यहाँ से भी आप लोग ध्यान रखेंगे जो कि एग्जाम में प्रश्न बनता है। और प्राचीन के समय में आप लोगों को भली भांति तरीके से पता है, 5000 ईसा पूर्व के समय की मैं बात कर रहा हूँ, रामायण काल के। तो मंदबुद्धिता का जो उल्लेख पाया गया था हिस्ट्री में, रानी कैकेयी की एक दासी थी, मंथरा उसका नाम था, ठीक है। तो वहाँ से भी हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, प्रश्न, है ना। और फिर उसके बाद चौथी शताब्दी में, नाम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राजा कौटिल्य का नाम, जिन्होंने मौर्य काल के संस्थापक में या स्थापना में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है, ठीक है भाई। कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिसको आप कहते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र के रचना कर दी। और अपने अर्थशास्त्र में इन्होंने लिखा है कि बधिर व्यक्ति के लिए, दिव्यांग में वो भी बधिर व्यक्तियों के लिए, अगर कोई असामाजिक शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। ये किस किताब में मिला है? अर्थशास्त्र में मिला है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और आपको एक जानकारी बता दूं कि उस समय राजा जो थे कौटिल्य महोदय, उनके कुछ गुप्तचर थे और वो थे हियरिंग इम्पेयरमेंट के। कौन से गुप्तचर थे? हियरिंग इम्पेयरमेंट के गुप्तचर थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और आपने एक महान पुरुष का नाम आप लोगों ने भली भांति तरीके से सुना होगा, उसका नाम था अष्टावक्र शारीरिक दिव्यांग करके। तो ये भी एक प्रकार से बहुविकलांगता में जाने जाते थे, या बहुविकलांगता के रूप में ये आए। और इनका जो नाम था अष्टावक्र के नाम था। ये महात्मा थे, शारीरिक दिव्यांग थे ये, और 500 ईसा पूर्व के समय में ये आए थे, ठीक है। राष्ट्र के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ये दृष्टिहीन थे। हिप्पोक्रेटस एक चिकित्सक थे जिन्होंने कहा था सबसे पहले कि शारीरिक रोग और मानसिक रोग के कुछ स्वाभाविक कारणों के बारे में बताया था। वो पहले चिकित्सक हैं जिनका नाम है हिप्पोक्रेटिस। क्या नाम है? हिप्पोक्रेटिस। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक ये चीज़ें करवा दिया। फिर मैंने आप लोगों से क्लास और दिया था और उसमें बताया था कि पंडित विष्णु शर्मा की एक रचना है, और उस बहुत ही फेमस रचना है जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आप लोगों से, ठीक है भाई। तो वह कौन सी रचना है? विशेष शिक्षा की विश्व की पहली पाठ्य पुस्तक है, उसका नाम है पंचतंत्र, ठीक है। और ये राजा अमर शक्ति के दरबारी थे विष्णु शर्मा। और राजा अमर शक्ति के 5 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्र जो हैं यशु शक्ति, युग शक्ति और अभिक शक्ति, मूर्ख और महान मंद बुद्धि यानी महामंद बुद्धि के बारे में जिक्र किया गया है उस पुस्तक में। तो ये तीनों लोगों का नाम भी याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से बताया था कि 16वीं शताब्दी में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं आई थी उभर के, लेकिन 16वीं शताब्दी में जो ईसाई धर्म लोग थे वो गिरजाघरों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को क्या करते थे? एक प्रकार की मदद करते थे, सहायता करते थे। तो ये चीज़ें बता चुका हूँ मैं आप लोगों से। और एक मुस्लिम दृष्टिहीन थे जिन्होंने कुरान को ऐसे ही एक तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ तो कंठस्थ याद कर लिया था। और उनका नाम था अन्नान, मुस्लिम नाम था, याद रखिएगा, मुस्लिम दृष्टिहीन थे, कुरान को कंठस्थ याद कर लिया था इन्होंने।
फिर मैंने आप लोगों से बताया था 18वीं शताब्दी के बारे में, और 18वीं शताब्दी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, और ये बातें ये थी कि इसी 18वीं शताब्दी को ही बोला गया था डार्विन काल करके। अगर मैं बात करूं आपको विशेष शिक्षा में, तो डार्विन काल के बारे में अगर चर्चा होती है तो ये आपकी 18वीं शताब्दी में होती है, शैक्षिक पुनर्स्थापन को लेकर और सामाजिक पुनर्स्थापन को लेकर। ठीक है, ये बातें हुई थी 18वीं शताब्दी में। सबसे पहले सर्वप्रथम के एक पेरिस में अगर मैं बात करूं तो एक नाम था अम्बे चार्ल्स माइकल और सैमुअल हावे। जो सैमुअल हावे थे, इन्होंने हस्तचलित संकेत के बारे में बताया, जिसको आप लोग जानते हो साइन लैंग्वेज के बारे में। तो साइन लैंग्वेज के बारे में अगर किसी बंदे ने बात किया है सबसे पहले, तो आप बताना सैमुअल हावे का नाम। और अगर मैं आपसे कहूं कि वाणी और भाषा के संबंध में विकास को लेकर सबसे पहले किसने बात किया, तो आप इसे भी ध्यान रखना, अम्बे चार्ल्स माइकल का नाम याद रखना। फिर आगे अगर मैं आपसे बताऊं, सांकेतिक जो पद्धति थी, ये सांकेतिक पद्धति के जनक कहकर बुलाए गए, उनका नाम था सैमुअल हावे करके, सैमुअल हावे करके नाम था। मैंने आप लोगों को लास्ट की 2 क्लासेस में ये सारी की सारी चीज़ें जो है स्पष्ट कर चुका हूँ आप सभी से। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। प्लस में मैंने कहा कि एक बात और भी बताया था कि समाचार पत्र पढ़कर पेरिस के एक विद्वान थे, डॉक्टर डिडरीड करके नाम था उनका, और इन्होंने प्रभावित हुए 1748 में दृष्टिहीन व्यक्तियों को शिक्षा को लेकर बात इन्होंने शुरू कर दी। कब? 1748 में, 1748 में। बात यही नहीं रुकी, 1784 में ऐसी क्रियाविधि आई। अभी मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ प्रीवियस चीज़ों को रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है भाई, ताकि आप लोग इसे याद रखें। 1784 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 1784 में वैलेंटाइन हैवे ने दृष्ट अक्षमों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय बना दिया। तो प्रथम विश्वविद्यालय अगर कोई नाम आता है तो उसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। 1784 में पेरिस में स्थापना की गई थी दृष्ट अक्षम को लेकर, वैलेंटाइन हावे करके, वैलेंटाइन हावे। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। मंद बुद्धिता के बारे में अगर किसी ने व्यवस्थित प्रशिक्षण देने की बात किया है तो उनका नाम था जीन मार्क इटार्क। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, जीन मार्क इटार्क। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और आगे हम बात करते हैं तो उसमें एक नाम मैंने बताया था विक्टर का नाम, और ये विक्टर का जो नाम आप देखते हैं, ये 11 से 12 साल का एक लड़का था, एक बच्चा था जो जंगल में घूम रहा था, और वहाँ इनको मिल गया था जीन इटार्क को, और ये लेकर आए उसे पेरिस में। उसे शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, और फिर इन्होंने अपना परिणाम निकाला, एक निष्कर्ष दिया। कहा कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होंगे, जो पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, उनको शिक्षा के लिए एक अहम भूमिका हो सकती है। इस टेक्निक से अगर उनको पढ़ाया जाए तो उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके की क्रियाविधि को लेकर पिछड़े वर्गों की शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत किया था जीन मार्क इटार्क ने। ये चीज़ें आपको पता है। और फिर मैं अब आगे आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ यहाँ पर 19वीं शताब्दी के बारे में, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, वो पहली बार क्रमबद्ध तरीक़ों से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रयास किए गए, और आंदोलन से पूर्व युग में विकलांग बच्चों को सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। परंतु जैसे ही अमेरिका और फ्रांस के लोकतंत्र और व्यक्तिगत तंत्रता, नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके ओके, चलिए, तो मैं आप सब, हाँ बोलिए। सुमन सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है ना? एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। तो यहाँ मैं आप लोगों से यही बता रहा था यहाँ पर कि 19वीं शताब्दी में आपको बताओ कुछ समाज सुधारक लोग थे, जैसे राजा राम मोहन राय, सरस्वती दयानंद, है ना, स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अगर बात करता है तो टॉलकाट, यहाँ पर जो होता है ऑलकाट, एक नाम है ऑलकाट थियोसॉफिकल सोसाइटी में, और एक नाम है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी में 3 नाम आते हैं भाई। एक और कोई नाम है, बताइए जरा मुझे, पता है किसी को?
थियोसॉफिकल सोसाइटी की हाँ जो स्थापना किया था उनका नाम था एनी बेसेंट, और मैडम HP ब्लॉट्स्की नाम था, कर्नल HS ऑलकॉट नाम था। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो 19वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को लेकर भारतीय समाज में उस दौरान जो भी अनेक कुरीतियाँ हुआ करती थी, जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या आदि जो प्रचलन था वो हिंदू समाज में ही था। और उसी समय कुछ व्यक्तियों ने समाज सुधारक के रूप में आए और कुरीतियों को उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय के बारे में पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पता है, महादेवी गोविंद रनाडे के बारे में पता है, स्वामी विवेकानंद के बारे में पता है। ये सभी लोगों ने क्या किया था, समाज सुधार के रूप में काम किए थे। और इसी 19वीं सदी की ही बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें पहली बार क्रमबद्ध तरीके से दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रयास किया गया था। तो ये कब, 19वीं शताब्दी में स्टार्ट किया गया था। और यहाँ से देखिए राजनीतिक सुधारकों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में दिव्यांग की शिक्षा की दक्षता को प्रशिक्षण के द्वारा जोड़ने का एक सफल प्रयास था। और सन 1800 ईस्वी में यूरोप में अपंग और दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा और व्यवस्थित जो है सेवाएं की अवधारणाओं का जन्म दे दिया था। तो 18वीं शताब्दी में ये चीज़ें आ गई, 1800 ईसा में ये सारी चीज़ें यूरोप में आ गई थी, जहाँ पर विशेष शिक्षा को एक विभिन्न प्रकार से एक, अगर मैं आपसे बात करूँ, विशेष शिक्षा को एक क्रमबद्ध तरीके से सेवाएं जो है प्रस्तुत करने लगे लोग। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमेरिका में जो 1801 और 1876 के बीच में जो है समूल गिडली करके एक नाम था, इन्होंने निशक्त व्यक्तियों को सीखने के संदर्भ में कहा कि निशक्त बच्चे जो हैं व्यवस्थित शिक्षण द्वारा सीख सकते हैं, ना कि दयायुक्त सेवा द्वारा सीख सकते हैं। तो आप, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे कि जो समूल गिडनी कहा, इसने कहा कि अगर दिव्यांग बच्चों को सिखाना है तो वह आप व्यवस्थित प्रशिक्षण दे तो सीख पाएंगे। अगर आप उसे दया की सेवा दे रहे हैं, दया करके उसे सिखा रहे हैं, तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो ये चीज़ें इन्होंने बताया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं तो उसके बाद दृष्टि बाधितों की शिक्षा को लेकर सूर्य फ्रांस के लुइस ब्रेल का जन्म हुआ और वे सर वैलेंटाइन हैवे के विद्यालय के छात्र बने। वो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया भी है कि दृष्टिहीन का जो प्रथम विद्यालय था पेरिस में 1784 में, वो किसका विद्यालय की स्थापना किसने किया था, वैलेंटाइन हैवे ने किया था। तो वैलेंटाइन हैवे का जो विद्यालय था, उसी विद्यालय में लुइस ब्रेल ने एडमिशन लिया और उन्होंने उसी समय उसी विद्यालय में उन्होंने बताया भी कि जो बिंदुओं के माध्यम से संप्रेषण का संचारण जो होगा वो एक चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर एक दिव्यांग व्यक्ति को, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को आप अच्छे से सिखा पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बिंदुओं के माध्यम से संप्रेषण के जो चरण को बताया है, वो आप ये बात कह सकते हो कि लुइस ब्रेल ने बताया है। कुल टोटल तो पहले 12 बिंदु थे। कुल टोटल पहले कितने बिंदु थे, 12 बिंदु थे। अब इन्हीं 12 बिंदु को मॉडिफाई किया गया, जिन्हें अब आप लोग जानते हैं 6 बिंदुओं की प्रणाली। ठीक है, 6 बिंदुओं की प्रणाली। तो दृष्टिहीनों के पढ़ने लिखने के संबंध में ये प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो गई। ठीक है, और 4 जनवरी को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 जनवरी को जो मनाया जाता है वो दृष्टिहीन दिवस मनाया जाता है लुइस ब्रेल के जन्म दिवस के लेकर, है ना। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बिंदु जो है आगे चलकर एक ब्रेल लिपि का नाम से जाना जाता है इसी को। और एडवर्ड सेगविन फ्रेंच मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो मानसिक मंद व्यक्ति है, उस बच्चे को विशिष्ट संवेदीय गामक अभ्यास के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, विशेष संवेदीय गामक अभ्यास के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। ये बात किस विद्वान ने कहा है, तो आपको ये बात तुरंत याद आ जानी चाहिए कि एडवर्ड सेगविन ने कहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा इसका नाम देखने को आप लोगों को। सन 1826 की अगर मैं बात करूं तो उत्तर भारत में विशेष शिक्षा का प्रारंभ हो गया। और ये 1826 में जब उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूं तो वहां पर एक नाम आता है राजा काली शंकर घोषाल का। तो राजा शंकर काली घोषाल ने बनारस के अंधों के लिए पाठशाला की स्थापना कर दी थी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। जब मैं DSC MR कर रहा था तो उस दौरान ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1826 में उत्तर भारत में विशेष शिक्षा का जो शुभारंभ हुआ उत्तर भारत में, तो राजा काली शंकर घोषाल ने, और बनारस में इन्होंने दृष्टिहीन बच्चों के लिए पाठशाला की स्थापना भी की है। ये भी ध्यान रखेंगे।
सन 1841 ईस्वी में मद्रास में जड़ बुद्धि के लिए, जिसको आप पागलों के आश्रम से अलग अन्य आश्रम की स्थापना कर दी गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सन 1841 में मद्रास से जो जड़ बुद्धि, मतलब जो जड़ बुद्धि के बच्चे थे, उनको एक प्रकार से आश्रम से अलग कर दिया गया। और अलग करने का मतलब ये था कि एक सेपरेट उनके लिए आश्रम बना दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। और इसी समय स्विट्जरलैंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो मानसिक दिव्यांग थे, उन बच्चों के लिए समस्त उपचार की व्यवस्था के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप, होहान गुनिन बूहू एक नाम है ये, और इन्होंने आवासीय संस्था की स्थापना की है। तो एग्जाम में प्रश्न अगर बने कि भाई किसने आवासीय संस्था की स्थापना की है, तो बूहू का नाम याद रखिए। होहान गुगिन नाम है ये, जिन्होंने आवासीय संस्था की स्थापना की है। ठीक है, इसी ईस्वी में अगर मैं बात कर रहा हूँ सन 1826 वाले पैटर्न निकालकर, तो इसी ईस्वी के दौरान 1816 और 1863 के बीच में इन्होंने डोरोथिया डिक्स ने अमेरिका तथा यूरोप में मानसिक अस्पतालों की उन्नत बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार कर लिया। तो अमेरिका में एक नाम आता है डोरोथिया डिक्स, इन्होंने जो है मानसिक अस्पतालों की उन्नति करने के लिए प्रारूप एक तैयार कर दिया था। इनकी किताब एक बहुत फेमस है, जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। और सन 1866 में 19वीं शताब्दी के गोलार्ध में मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए या बच्चों के लिए शिक्षण के लिए आज भी इसके संदर्भ में एक प्रचलित पुस्तक है। देखिए, यहाँ आप लोगों को मैंने दो पुस्तक का नाम, एक किताब का नाम आपको पता है, विशेष शिक्षा की विश्व की सबसे पहली पाठ्य पुस्तक पंचतंत्र है, ये बात जानते हैं आप लोग। लेकिन मंद बुद्धि बच्चों को शिक्षण देने के लिए एक और पुस्तक का नाम है ईडिलोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय फिजियोलॉजिकल मेथड, ये पुस्तक का नाम है। इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है भाई, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सन 1800 के ईसा में अगर बात करूँ मैं मध्य के दौरान, तो डोरोथिया डिक्स के साथ सैमुअल हैवी और हेनरी बिल्मर ने संयुक्त राष्ट्र के अमेरिका में मानसिक दिव्यांगता के ग्रस्त बच्चों के लिए सेवाएं जो है विकसित कर दी गई और उसके दायित्व को निभाया गया। इन्हीं प्रयासों से मंदबुद्धिता के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए और उसके विकास के लिए अमेरिका एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, जिसको आप कहते हो AAMR, की स्थापना कर दी गई। ठीक है भाई, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये नाम आता है अलेक्जेंडर अब्राहम, जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल करके नाम आता है। तो उसी समय जिस समय AAMR आया, वैज्ञानिक अध्ययन किया गया मंदबुद्धि बच्चों के क्षेत्रों में, तो उस समय अलेक्जेंडर जो है ग्राहम बेल ने कहा कि जो अक्षम बच्चे हैं उन बच्चों को बोलना सीख सकते हैं यदि उनको सुनने की शक्ति को बढ़ा दिया जाए। तो यदि उनकी सुनने की शक्ति बढ़ा दी जाए तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये कोटेशन की अगर बात किया जाए तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का है, याद रखिएगा। अल्फ्रेड बाइनेट का एक नाम देख रहे हैं आप लोग, अल्फ्रेड बाइनेट, और इनका जो कार्यकाल था ये था 1857, जिस समय क्रांति चल रही थी, और 1911 के बीच की बात है। बुद्धि के संदर्भ में इन्होंने अपनी विचारधाराओं को दिया और कहा कि बुद्धिमापी भी की जा सकती है और मंदबुद्धितों को एक विशेष शिक्षा के द्वारा पढ़ाया भी जा सकता है। देखिए, यहाँ पे आपने अल्फ्रेड बेनेट का नाम सुना होगा, जिसको बाइनेट मैं बोल रहा हूँ, वही इनका नाम है। वही चीज़ आ रही है आपके यहाँ पे सामने भी। और उन्होंने एक विचार अपनी व्यक्त किया और कहा कि ऐसे बच्चों को हम बुद्धि को आकलन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, और इन बुद्धि के कैटेगरीज के आधार पे हम उनको अगर शिक्षण प्रशिक्षण दें तो बच्चे को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आगे अगर हम बात करें मारिया मॉन्टेसरी की, LSRW के बारे में आप सबको पता होगा। LSRW है ना, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और आपका लिसनिंग और रीडिंग, और W आपका हो जाएगा राइटिंग, SR, और एक क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी ने ये बात बताई कि जो इटार्ट और उनके छात्र जो स्विंग से प्रभावित हैं, उन्होंने विशेष तौर पर शिक्षा योग्य अपंग बच्चों पर, अपंग
बच्चों पर कार्य किया और उन्होंने इंद्रिय आधारित प्रशिक्षण के अतिरिक्त पठन, लेखन, गणितीय एवं ज्ञान इंद्रिय प्रशिक्षण जैसे बुनियादी कौशलों पर बल दिया। तो आप यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ये भी बोल सकते हो LSR W के बारे में बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है भाई। और प्लस में यहाँ पे इनको जोड़ सकते हो, ज्ञान इंद्रिया प्रशिक्षण दिया, प्लस में पठन, लेखन, गणितीय कौशल के बारे में भी बात इन्होंने किया है, मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है। और ये बात किया था इंद्रिय आधारित प्रशिक्षण देने के लिए, ऐसी क्रियाविधि, ताकि उनको व्यवहारिक सामग्री के द्वारा बच्चों को उसको कम उम्र में ही उस बच्चों को सिखाया जा सके। इस तरह की क्रियाविधि जो है मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सन बात करता हूँ मैं आप लोगों से, सन 1870 के बीच में फॉरी टार्स एक्ट नामक शिक्षा नीति बनी एक। तो 1870 में फॉरी टार्स एक्ट बना था। फॉरी, या आप कह सकते हो फॉरी टार्स एक्ट या अधिनियम, जो शिक्षा नीति बनी और जिसमें ब्रिटेन के लोग दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति जागरूकता की बात की गई थी। यही शिक्षा नीति 1980 में दोहराई गई। क्या कर दिया गया था? दोहराया गया था 1980 में, और इसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। परंतु कुछ समय बाद दिव्यांगों को शिक्षा आने में असुविधा और खराब प्रशिक्षण या शिक्षण का परिणाम शिक्षकों के खराब व्यवहार सामने आने लगे, और जिसका परिणाम या जिसका प्रभाव बच्चों की प्रगति पर दिखा। और यह तरीके की जो बात आई हम लोगों ने देखा सन 1870 में। यहां पर एक नाम आप देख रहे हैं, लुईस टर्मन का नाम। टर्मन वही टर्मन है जो इन्होंने मनोवैज्ञानिक बुद्धिलब्धि को वर्गीकरण किया है, और इसने कहा कि विशिष्ट बच्चों की जांच के संबंध में यह कहा कि जीवन पर्यंत विशिष्ट बने रहें, और वे विशिष्ट बच्चे होते हैं जिनका पता लगाने हेतु बुद्धिलब्धि जांच का उपयोग किया जा सकता है। यह बात इन्होंने दिया था, ठीक है भाई, लुईस टर्मन, याद रखिएगा इसका नाम। सन 1880 में इन सबके मिले जुले परिणाम स्वरूप जो लगभग सभी प्रकार के दिव्यांगों के बगैर सरकारी सहायता से विशिष्ट क्रियाओं का प्रारंभ हुआ, और इसी धारा के परिणाम स्वरूप 1882 में मुंबई में, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट, सन 1882 मुंबई में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पहला औपचारिक विद्यालय खोला गया था। अब ध्यान रखिएगा, मुंबई में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पहला औपचारिक विद्यालय खोला गया है, ठीक है, याद रखना आपको। 1885 और 86 में रॉयल कमीशन के तत्वावधान में लॉर्ड इग्टर्न के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण पारित हुआ, और इसी दृष्टि अक्षम के जो शिक्षण के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की बात मैं कर रहा हूँ, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के तकनीकी और व्यवसाय संस्थानों की स्थापना की और उपयोगी खुले रोजगार की भी व्यवस्था की साथ ही साथ इन्होंने। और ये बात मैं कर रहा हूँ मूक बधिर और हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए ये आया था योजना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। सन 1985 में तो सर फ्रांसिस गाल्सन ने लंदन में पहला मानसिक परीक्षण केंद्र की स्थापना की है। तो देखिए इन सभी चीज़ों को आप लोग समझते चलिए पॉइंट टू पॉइंट, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। और मैंने यहाँ पे देखो लुईस टर्मन के बारे में बात किया, जिसने कहा बुद्धिलब्धि की जांच होनी चाहिए। 1800 में मैंने बताया कि भाई जो उसका परिणाम था दिव्यांगों के लिए बगैर सरकारी सहायता से विशिष्ट क्रियाओं पर प्रारंभ हो गया था, और इसी धारा में ही 1982 में मुंबई में श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए विद्यालय जो खोले गए थे वो एक प्रकार के कौन से विद्यालय थे? औपचारिक तरीके के विद्यालय थे। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जरा, कह रहा है कि जब विद्यालय की स्थापना हो गई तो यहाँ एक चीज़ बताया जा रहा है आप लोगों से, कहा जा रहा है कि विशेष, अच्छा देखो यहाँ पर 1985 में जो फ्रांसिस गाल्सन थे वो लंदन का पहला मानसिक परीक्षण केंद्र था, उसकी स्थापना की गई थी। तो उसी समय दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए विशेष विद्यालय की भी स्थापना हो गई थी। अभी ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि विश्वविद्यालय जो रहा वो दृष्टि बाधितों के लिए, भाई प्रथम विद्यालय तो 1784 में था, तो वो बात सत्य है 110% गाल्टन हेवन का। ठीक है भाई,
आगे अगर हम बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप 1887 में श्रीमती एनी शार्प ने मिशनरी संस्थापिका थी और भारत में प्रथम दृष्टि अक्षम विद्यालय की स्थापना अमृतसर में की गई, जो बाद में 1903 में देहरादून के शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड के नाम से भी स्थापित हो गया। तो अगर पूछ ले आपसे कि भाई बताइए जरा शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड कहाँ पर है, तो देहरादून में। कब स्थापना की गई इसकी, तो इसकी स्थापना की गई 1903 में। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है, 1903, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम लोग 1893 की ईस्वी में। तो इगर्टन कमीशन एक्ट का विकास या ध्यान में रखते हुए किया गया कि इससे दिव्यांगों के लिए राष्ट्र की मुख्य धारा का विकास हो सके, यह आपको ध्यान रखना है। और 1896 में लाइटर विटनर पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पहला मनोवैज्ञानिक उपचार खोला गया था। तो लाइटर विटनर ने खोला था पेनिसिल्वेनिया करके विश्वविद्यालय, कब, 1896 में। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक गृह उपचार के लिए ओपन किया था, इसने खोला था। सन 1899 में जो है यूनिनिक्स सोसाइटी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट में 16 वर्ष तक के दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा की सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने की या उसके बारे में बात की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से देखिए 19वीं सदी में मुक्ति मिशन की स्थापना अंध व्यक्तियों के आवासीय घर के लिए जो है आवासीय घर के रूप में गुड़गांव तथा पूना में की गई थी। और यह मुक्ति मिशन था 19वीं सदी में अंध व्यक्तियों के लिए। मान लीजिए आपसे आ जाए भाई मुक्ति मिशन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ब्लाइंड बच्चों से संबंधित है, जिसका नाम अमेरिका मिशन स्कूल फॉर द ब्लाइंड था। इसका नाम रखा गया अमेरिकन मिशन स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो इटार्ड स्कूल फॉर द ब्लाइंड में परिवर्तित हो गया। नाम इसका बाद में क्या हो गया, चेंज हो गया। जिसका नाम स्कूल फॉर द ब्लाइंड रखा गया था, इसका नाम हो गया था इटार्ड स्कूल फॉर द ब्लाइंड। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये है आपका 19वीं सदी के संबंध में कुछ हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी में आप जानते हैं आंदोलन चलाए गए थे, जो मैंने बता चुका हूँ आप लोगों से। बाकी इसमें आने वाला कुछ नहीं है, बस उस आंदोलनकारी के लोगों को नाम याद रखना आप लोग 19वीं सदी में, ठीक है। यहाँ तक 20वीं सदी की बात करते हैं। तो और ये 20वीं सदी आपका अगर मैं बात करूँ तो मानसिक पिछड़े बच्चे जो विद्यालय नहीं जाते हैं उन्हें इकट्ठा करके विद्यालय प्रारंभ करना चाहते हैं। इस तरह की क्रियाविधि 20वीं सदी में आया था, सामान्यतः असफल रह गया और शताब्दी के बाद बुद्धिलब्धि जांच और मानसिक पिछड़ों के स्तर की निश्चितता या निश्चितता आदि के बाद में सफल होने लगे। तो यहाँ पर अगर 20वीं शताब्दी में बताऊं तो यह जो व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था 19वीं सदी में, उस व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है 20वीं सदी में क्या हो गया, सफल हो गया था, है ना, सफल हो गया था। ये बात ध्यान रखना है आपको। यहाँ से ज़रा देखिए 19वीं ईस्वी में आसपास में विश्व के अपंग बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का प्रयास किए गए और परंतु इसमें थोड़ी सी सहायता जो अभी मिली थी। और अन्ना फ्रायड का नाम अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये सिगमंड फ्रायड की बेटी हैं, सिगमंड फ्रायड की बेटी है। इन्होंने कहा था ईगो मनोविज्ञान के बारे में, ईगो साइकोलॉजी के बारे में बोला था, साइकोलॉजी के बारे में बताया था, ठीक है, अहम मनोविज्ञान के बारे में बताया था। और कहा कि भावनात्मक समस्या वाले जो बच्चे होंगे उनको मनोविश्लेषणात्मक तकनीकी अपनाई जानी चाहिए। ये बात किसने कहा, अन्ना फ्रायड, सिगमंड फ्रायड की डॉटर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए